नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। तो चलिए, क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज क्रिमिनल बिहेवियर, 6 क्वेश्चंस ऑफ क्राइम। नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जिसके बारे में हम सबने सुना तो है पर शायद ठीक से जानते नहीं, द वर्ल्ड ऑफ क्राइम। हम क्रिमिनलिटी को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसका असली मतलब क्या है। अच्छा, एक सवाल, जैसे ही आप क्रिमिनल या अपराधी सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? कोई फिल्म का सीन? शायद कोई जिसे पुलिस पकड़ रही है या जो जेल की सलाहों के पीछे है? बिल्कुल, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, हम आम तौर पर सोचते हैं कि क्रिमिनल वो है जिसे कोर्ट ने दोषी माना और सजा दे दी। इट्स दैट सिंपल, राइट? पर क्रिमिनोलॉजिस्ट के लिए पिक्चर इतनी सी नहीं है। उनकी नज़र में वो लोग भी शामिल हैं जो क्राइम करके कभी पकड़े ही नहीं गए या फिर सबूत ना होने की वजह से बच निकले। तो आप समझ रहे हैं ये टॉपिक कितना कॉम्प्लेक्स है। तो इस बड़े पिक्चर को समझने के लिए हमें थोड़ा नंबर्स में जाना पड़ेगा। लेट्स सी कि इंडिया का डेटा इस बारे में क्या कहता है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये काफी शॉकिंग है। इंडिया में जितने भी क्राइम होते हैं उनमें से लगभग आधे 49% वो लोग कर रहे हैं जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच है। ये नंबर सच में हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस एज ग्रुप के साथ ऐसा क्या हो रहा है। एक्चुअली क्रिमिनोलॉजिस्ट्स का फोकस सिर्फ एक क्रिमिनल पर नहीं होता। वो एक ज्यादा गहरी चीज को स्टडी करते हैं जिसे कहते हैं क्रिमिनैलिटी। ये एक सोच है, एक ट्रेंड है जो क्राइम को पैदा करता है। असली प्रॉब्लम यही है। तो ये क्रिमिनैलिटी आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो ये वो सारे पर्सनल, सोशल या इकोनॉमिक रीजंस हैं जो किसी इंसान को क्राइम करने पर मजबूर कर देते हैं। समझिए कि ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, एक इंसान की डिजायर्स और सोसाइटी के रूल्स के बीच का। अब इस स्लाइड को देखकर आपको शायद लगेगा कि अरे, इंडिया के क्राइम रेट्स तो डेवलप्ड कंट्रीज से काफी कम है। बट वेट, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नंबर्स पूरी कहानी नहीं बताते। असल चिंता की बात यह है कि इंडिया में क्रिमिनैलिटी का ट्रेंड वो लगातार बढ़ रहा है। तो सवाल उठता है, ये ट्रेंड बढ़ क्यों रहा है? इसके पीछे कई रीजंस हैं। एक तरफ है गरीबी और बेरोजगारी, दूसरी तरफ बढ़ती आबादी और सोशल वैल्यूज का कम होना। और जब इसमें आप करप्शन और इनइफेक्टिव पॉलिसीज को भी जोड़ देते हैं तो एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार हो जाता है जो क्रिमिनैलिटी को हवा देता है। और इसी परफेक्ट स्टॉर्म का एक नतीजा है वो क्राइम जो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ा है, व्हाइट कॉलर क्राइम। मतलब उन लोगों के अपराध जो सोसाइटी में ऊंची पोजीशंस पर हैं। ये हमारी क्रिमिनल की इमेज को बिल्कुल तोड़ देते हैं। अगर हम 1950s से 90s का दौर देखें तो इंडिया में बड़े बड़े इकोनॉमिक स्कैम्स हुए। बैंकिंग स्कैम्स, सिक्योरिटी स्कैम्स, टेलीकॉम घोटाले, लिस्ट लंबी है। ये वो क्राइम थे जो पावरफुल लोगों ने किए और इनकी वजह से न सिर्फ इकोनॉमी को चोट पहुंची बल्कि लोगों का पूरे सिस्टम से विश्वास उठ गया। और हालात इतने खराब हो गए थे कि उस टाइम एक लाइन बहुत मशहूर हुई थी, फ्रॉम द पोस्टमैन टू द प्राइम मिनिस्टर। मतलब करप्शन इतना फैल चुका था कि पोस्टमैन से लेकर प्रधानमंत्री तक सिस्टम का हर हिस्सा इसकी चपेट में था। सोच के देखिए, तो जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो, इतनी कॉम्प्लेक्स हो, जहां क्रिमिनल वो नहीं दिखता जैसा हम सोचते हैं, तो इसे समझा कैसे जाए? यहां पर एक्सपर्ट्स एक स्पेशल फ्रेमवर्क यूज करते हैं, एक तरीका जिससे क्राइम की जड़ तक पहुंचा जा सके। एक ब्रिटिश क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, जॉक यंग। उन्होंने एक कमाल का फ्रेमवर्क दिया। बेसिकली उन्होंने 6 ऐसे जरूरी सवाल बनाए जिनके जरिए हम क्राइम को हर एंगल से देख सकते हैं, क्यों होता है, कैसा होता है और इसे रोका कैसे जाए। तो चलिए, जॉक यंग के इन सवालों की मदद से हम क्रिमिनोलॉजी के कुछ सबसे अहम डिबेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोग क्राइम अपनी मर्जी से करते हैं या अपने हालातों से मजबूर होकर? इज इट अ चॉइस और इज इट अ कंपल्शन? तो एक तरफ है फ्री विल की थ्योरी। ये कहती है कि क्राइम एक चॉइस है जो इंसान अपने लालच या अपनी इच्छाओं के लिए करता है। बट दूसरी तरफ है डिटर्मिनिज्म। ये कहता है कि क्राइम मजबूरी में होता है। गरीबी, बीमारी या मौकों की कमी जैसे फैक्टर्स इंसान को धक्का दे देते हैं। ठीक है, अगला सवाल, क्राइम की जड़ क्या है?
इंसान के अंदर की कोई कमी या समाज यानी उसके आसपास का माहौल? अब देखिए, इंडिविजुअल कॉजेज में हो सकता है किसी का गुस्सा, लालच या कोई मेंटल हेल्थ इश्यू। और सोशल कॉजेज में आ जाती हैं बेरोजगारी, भेदभाव या दोस्तों का गलत इन्फ्लुएंस। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर केसेस में ये दोनों ही चीजें मिलकर काम करती हैं। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। चलो, क्राइम हो गया, अब सोसाइटी को क्या करना चाहिए? उस इंसान को सजा देनी चाहिए या उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए? एक रास्ता है पनिशमेंट का। इसका मेन फोकस होता है लोगों में डर पैदा करना और क्राइम को कंट्रोल करना, जेल और सख्त सजाओं से। और दूसरा रास्ता है ट्रीटमेंट का। यहाँ फोकस है उस इंसान को सुधारने पर, काउंसलिंग, एजुकेशन के जरिए, ताकि वो सोसाइटी में वापस आ सके। कोई भी देश इनमें से कौन सा रास्ता चुनता है, वही उसके जस्टिस सिस्टम को डिफाइन करता है। तो जॉक यंग के ये सवाल हमें एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यू देते हैं। वो हमें बताते हैं कि क्राइम सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं है, ये उसकी पर्सनल चॉइस, सोसाइटी का स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इन सब का एक मिला जुला रिजल्ट है। और अगर हमें कोई इफेक्टिव सोल्यूशन चाहिए तो हमें इन सभी डायमेंशंस पर काम करना होगा। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। इस पर जरूर सोचिए। क्या क्राइम एक पर्सनल फीलिंग है, यानी एक इंसान की नाकामी, या फिर ये एक सोसाइटल फीलिंग है, यानी पूरे समाज की नाकामी? इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।